नमस्कार। आज हम विज्ञान और दर्शन की दुनिया के एक बहुत ही गहरे सवाल पर बात करने वाले हैं। आत्मा। क्या हमारा मन सिर्फ हमारे दिमाग की देन है या उससे कहीं ज्यादा कुछ है? चलिए एक न्यूरोसर्जन डॉक्टर माइकल एग्नोर के काम के जरिए इस बेहद दिलचस्प विषय को समझने की कोशिश करते हैं। तो आज का सबसे बड़ा सवाल यही है। जो आजकल का मटीरियलिस्टिक व्यू है वो ये मानता है कि हमारा मन, हमारी चेतना, हमारी पूरी पहचान सब कुछ दिमाग के अंदर न्यूरॉन्स के एक कॉम्प्लेक्स फायरिंग का नतीजा है। पर जरा सोचिए, क्या हो अगर सबूत कुछ और ही कहानी बता रहे हो। डॉक्टर एग्नोर, जिन्होंने लगभग 7,000 ब्रेन ऑपरेशन किए हैं, अपने करियर की शुरुआत में ही कुछ ऐसी हैरान करने वाली चीजों से गुजरे जिसने उनकी सोच को पूरी तरह से बदल दिया। उन्होंने ऐसे होनहार छात्रों का इलाज किया जिनके दिमाग का 2/3 हिस्सा था ही नहीं। अब जरा डॉक्टर इग्नोर के इन कुछ असाधारण मामलों पर नजर डालिए। एक लड़की जिसके दिमाग का 2/3 हिस्सा जन्म से ही गायब था, वो हाई स्कूल में ऑनर रोल स्टूडेंट थी। एक लड़का जिसकी भी यही हालत थी, वो स्पोर्ट्स में एक्टिव था और हाई स्कूल से ग्रेजुएट हुआ। एक महिला जिसके दिमाग का एक अहम हिस्सा सेरिबेलम था ही नहीं, उसने इंग्लिश लिटरेचर में मास्टर्स डिग्री की और वो एक पब्लिश्ड म्यूजिशियन है। और सबसे चौंकाने वाली बात, एक लड़का जिसके पास सिर्फ ब्रेन स्टेम है, वो बोल या चल नहीं सकता लेकिन पूरी तरह से होश में है, हंसता है, रोता है और इमोशनली बिल्कुल नॉर्मल है। ये सारे मामले एक बहुत बड़ा सवाल खड़ा करते हैं। अगर मन पूरी तरह से दिमाग पर ही निर्भर है तो फिर ये सब कैसे मुमकिन है? इस पहेली को और भी गहराई से समझने के लिए चलिए सीधे ऑपरेटिंग रूम के अंदर चलते हैं, जहां न्यूरोसर्जरी के कुछ शुरुआती दिग्गजों ने बहुत जरूरी सुराग खोजे। ये सवाल 20वीं सदी के महान न्यूरोसर्जन वाइल्डर पेनफील्ड ने पूछा था। वो मिर्गी की सर्जरी के एक्सपर्ट थे और अक्सर मरीजों पर तब ऑपरेशन करते थे जब वो जागे हुए होते थे। उन्होंने देखा कि मिर्गी के दौरे के दौरान मरीज बिना कंट्रोल के हाथ पैर हिला सकते हैं, अजीब अजीब चीजें महसूस कर सकते हैं या बहुत तेज इमोशंस महसूस कर सकते हैं। लेकिन उन्होंने गौर किया कि किसी को कभी भी कैलकुलस का दौरा नहीं पड़ा जिसमें वो अचानक से मैथ्स की प्रॉब्लम सॉल्व करने लगे। पेनफील्ड के जो नतीजे थे वो बड़े साफ थे। जब उन्होंने जागे हुए मरीजों के दिमाग के अलग अलग हिस्सों में इलेक्ट्रिक करंट दिया तो वो हरकतें, सेंसेशंस, भावनाएं और यहां तक कि पुरानी यादें भी पैदा कर सकते थे। लेकिन वो कभी भी एब्स्ट्रैक्ट सोच पैदा नहीं कर पाए। कोई भी करंट किसी मरीज को फिलॉसफी या किसी नैतिक दुविधा के बारे में सोचने पर मजबूर नहीं कर सका। दशकों की रिसर्च के बाद पेनफील्ड इस क्रांतिकारी नतीजे पे पहुंचे। उनके हिसाब से मन का वो हिस्सा जो तर्क और एब्स्ट्रैक्ट सोच से जुड़ा है, वो दिमाग से पैदा नहीं होता। ये एक बहुत बड़ा दावा था जो सीधे सीधे दिमाग के मटीरियलिस्टिक मॉडल को चुनौती देता था। ये एक और दिलचस्प पहेली है जो स्प्लिट ब्रेन पेशेंट्स की स्टडी से सामने आई है। ये वो मरीज हैं जिनके दिमाग के दोनों हिस्सों को जोड़ने वाले कॉर्पस कैलोजम को गंभीर मिर्गी के इलाज के लिए काट दिया गया है। और हैरानी की बात यह है कि ये लोग काफी हद तक एक नॉर्मल जिंदगी जीते हैं, जो अपने आप में एक अजूबा है। रिसर्चर यायर पिंटो ने एक बहुत ही सरल लेकिन शानदार एक्सपेरिमेंट किया। उन्होंने एक स्प्लिट ब्रेन मरीज के दिमाग के एक हिस्से को बेसबॉल की तस्वीर दिखाई और दूसरे हिस्से को टूटी हुई खिड़की की। अब ध्यान दीजिए, दिमाग के किसी भी एक हिस्से ने दोनों तस्वीरें नहीं देखी। फिर उन्होंने एक सीधा सा सवाल पूछा। मरीज ने जवाब दिया, बेसबॉल ने खिड़की तोड़ दी। कमाल है, उसने दोनों जानकारी को मिलाकर एक पूरी कहानी बना दी, जबकि उसके दिमाग का कोई भी हिस्सा दोनों टुकड़ों को एक साथ देख ही नहीं सकता था। इससे तो यही लगता है कि एक जुड़ा हुआ मन है जो उस बंटे हुए दिमाग से ऊपर काम कर रहा है और जानकारी को एक साथ जोड़ रहा है। चलिए अब फ्री विल यानी स्वतंत्र इच्छा की बात करते हैं, जो मन और दिमाग की बहस का सेंटर पॉइंट है। क्या हमारे फैसले सच में हमारे अपने हैं या वो सिर्फ दिमाग में होने वाले केमिकल रिएक्शंस का नतीजा है? बेंजामिन लीबिट के मशहूर एक्सपेरिमेंट्स ने दिखाया कि जब कोई इंसान कोई छोटा सा काम करने का फैसला करता है, जैसे कि बटन दबाना, तो उसके दिमाग में एक इलेक्ट्रिक सिग्नल, जिसे रेडीनेस पोटेंशियल कहते हैं, उसके होश में फैसला लेने से करीब आधा सेकंड पहले ही पैदा हो जाता है। पहली नज़र में तो ऐसा लगता है कि फ्री विल बस एक धोखा है। हमारा दिमाग तो हमारे जानने से पहले ही फैसला ले लेता है। लेकिन कहानी में एक ट्विस्ट है। लिबेट ने लोगों से कहा कि वो अपने फैसले को आखिरी पल में बदल दें या वीटो कर दें, और उन्होंने पाया कि इस कैंसिल करने के फैसले के लिए दिमाग में पहले से कोई सिग्नल नहीं था। इसका मतलब ये हुआ कि कुछ करने का आवेग दिमाग से आ सकता है, लेकिन उसे रोकने की ताकत कहीं और से आती भी लगती है। लिबेट ने इसे फ्री वांट का नाम दिया।
ये सोच कि हमारी असली आज़ादी शायद कुछ करने में नहीं बल्कि दिमाग से आने वाले आवेगों को ना कहने की ताकत में है। और उनके रिसर्च के हिसाब से ये क्षमता दिमाग की एक्टिविटी से आज़ाद लगती है। और उस चेतना का क्या, जब दिमाग बहुत बुरी तरह से डैमेज हो? एड्रियन ओवेन की जबरदस्त रिसर्च ने दिखाया कि कोमा की सबसे गहरी अवस्था, जिसे वेजिटेटिव स्टेट कहते हैं, उसमें भी कई मरीज असल में होश में और जागरूक होते हैं। जब उन्हें एफएमआरआई स्कैनर में सवालों के जवाब सोचने को कहा गया तो उनके दिमाग ने बिल्कुल स्वस्थ लोगों जैसे पैटर्न दिखाए। लगभग 40% तक मरीज सवालों को समझ सकते हैं और यहां तक कि मैथ्स भी कर सकते हैं, भले ही उनके शरीर से कोई रिएक्शन ना दिखे। अब हम सबसे ज्यादा विवादास्पद और शायद सबसे गहरे सबूत की तरफ बढ़ते हैं, नियर डेथ एक्सपीरियंसेस या NDEs। ये वो अनुभव हैं जो लोगों को तब होते हैं जब वो क्लिनिकली डेड होते हैं। पाम रेनॉल्ड्स का केस सबसे मशहूर मामलों में से एक है। उनकी ब्रेन सर्जरी के लिए उन्हें क्लिनिकली ब्रेन डेड स्टेट में रखा गया था। उनका दिल बंद था और उनके दिमाग में कोई ब्लड फ्लो नहीं था। फिर भी ठीक होने पर उन्होंने ऑपरेशन के दौरान हुई घटनाओं को हूबहू बताया। कौन सा म्यूजिक बज रहा था, कौन से औजार इस्तेमाल हुए और डॉक्टरों के बीच क्या बातचीत हुई, ये सब ऐसी बातें थीं जिन्हें जानने का उनके पास कोई फिजिकल तरीका हो ही नहीं सकता था। हजारों नियर डेथ एक्सपीरियंसेस की रिपोर्ट्स में एक और बड़ा दिलचस्प पैटर्न है। लोग अक्सर एक सुरंग के आखिर में अपने गुजर चुके प्रियजनों को देखने की बात करते हैं। गौर करने वाली बात यह है कि उन्होंने कभी भी किसी जिंदा इंसान को देखने की रिपोर्ट नहीं की है। ये पैटर्न बताता है कि ये अनुभव सिर्फ दिमाग से पैदा हुए वहम नहीं हो सकते। तो इन सभी सबूतों को बहुत ज्यादा ब्रेन डैमेज वाले मरीजों से लेकर स्प्लिट ब्रेन एक्सपेरिमेंट्स और नियर डेथ एक्सपीरियंसेस तक को एक साथ रखने पर आखिर क्या तस्वीर बनती है? डॉक्टर एग्नोर एक ऐसा मॉडल सामने रखते हैं जहां मन और दिमाग अलग अलग हैं लेकिन एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। इस मॉडल में दिमाग फिजिकल काम संभालता है, जैसे देखना, सुनना, याददाश्त, भावनाएं और हरकतें। लेकिन एब्स्ट्रैक्ट सोच, फ्री विल, तर्क और हमारी पर्सनैलिटी जैसी चीजें एक नॉन फिजिकल चीज से आती हैं जिसे वो आत्मा कहते हैं। तो क्या मन बस एक बहुत ही कॉम्प्लेक्स कंप्यूटर है? डॉक्टर इग्नोर कहते हैं बिल्कुल नहीं। कंप्यूटेशन का अपना कोई मतलब नहीं होता, वो सिर्फ सिंटैक्स है। एक वर्ड प्रोसेसर को कोई फर्क नहीं पड़ता कि उस पर क्या लिखा जा रहा है, लेकिन हमारी सोच हमेशा किसी चीज के बारे में होती है। उसका एक मतलब होता है, एक मकसद होता है। इस हिसाब से तो मन कंप्यूटेशन का ठीक उल्टा है। और ये हमें एक आखिरी सोचने पर मजबूर कर देने वाले सवाल पर लाता है। अगर मन और चेतना सिर्फ कंप्यूटेशन नहीं है और उनमें एक नॉन फिजिकल हिस्सा है, तो इसका आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के भविष्य के लिए क्या मतलब है? क्या कोई मशीन कभी सच में सोच पाएगी, महसूस कर पाएगी या तर्क कर पाएगी, या फिर सच्ची चेतना हमेशा उसकी पहुंच से बाहर रहेगी? ये एक ऐसा सवाल है जो हमें विज्ञान और दर्शन की सीमाओं पर ले जाता है। इस विश्लेषण में शामिल होने के लिए धन्यवाद।